नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी एक फ़ोन कॉल की है, ये कहानी एक देश की है और ये कहानी एक जासूस की है। देश का नाम इज़राइल है और जिस एजेंसी ने इस देश को बचाया उस एजेंसी का नाम मोसाद है। अगर उस रात वो फ़ोन कॉल नहीं आता तो इज़राइल का वजूद ख़तरे में था। ये तारीख थी 5 अक्टूबर 1973, रात के 1 बजे थे। लंदन में मोसाद का एजेंट अभी जाग रहा था। उसके पास पेरिस से एक फ़ोन आता है। फ़ोन सुनते ही वो चौंक जाता है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। दूसरी तरफ से मोसाद का सबसे बड़ा एजेंट बातें कर रहा था। उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। उसका एक कोड नेम था, ये कोड नेम एंजिल था। एंजिल ने फ़ोन पर कुछ कहा और एक शब्द का इस्तेमाल किया। उसे सुनते ही मोसाद कांप गई, क्योंकि वो शब्द था केमिकल। केमिकल यानी इज़राइल पर केमिकल अटैक होने वाला है। साल 1973, इज़राइल पर केमिकल अटैक का ख़तरा, और अगर ये हो जाता तो उस दौर में इज़राइल के लिए दोबारा खड़ा हो सकना नामुमकिन था। ये फ़ोन कॉल अकेली नहीं थी जिसने इस तरह की चेतावनी दी थी। कुछ हफ्ते बीते थे, जॉर्डन के किंग इज़राइल की यात्रा पर आए थे। ये बेहद ही सीक्रेट मीटिंग थी, गुप्त यात्रा। जॉर्डन के किंग ने इज़राइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मायर को चेतावनी दी थी कि मिस्र और सीरिया इज़राइल पर हमला करने जा रहे हैं। एक और ये चेतावनी और उसके बाद ये फ़ोन कॉल जो मोसाद का एक एजेंट ही बता रहा था कि किस तरह से इज़राइल पर अब तक का सबसे ख़तरनाक हमला होने जा रहा है। इज़राइल की खुफिया एजेंसियां भी एक्टिव थीं। पिछले 1 हफ्ते से उन्हें मिस्र में कुछ तो ऐसा दिख रहा था जो सामान्य नहीं था। मिस्र से सोवियत संघ यानी रूस अपने सभी सैनिकों को वहां से हटा रहा था। सैनिकों के परिवार वालों को भी वापस बुलाया जा रहा था। इज़राइली नेतृत्व इसे देख करके चौकन्ना था। अब बात करते हैं इस जासूस की। वो जासूस कौन था जिसने रात के 1 बजे कॉल किया और केमिकल शब्द का इस्तेमाल किया कि इज़राइल पर केमिकल अटैक होने जा रहा है। इस जासूस का नाम अशरफ मारवान था। अशरफ मारवान केमिस्ट्री का विद्यार्थी रह चुका था और इसीलिए उसका एक कोड नाम रखा गया था। ये कोड नाम था केमिकल। जब उसका फ़ोन मोसाद के पास आया तो उसने अपना नाम केमिकल बताया और साथ ही ये भी कहा कि मोसाद के चीफ से उसकी मीटिंग फिक्स कराई जाए। मोसाद के हेड से वो लंदन में मिलना चाहता है। मोसाद पसोपेश में थी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो ये एजेंट फ़ोन पर नहीं बता रहा है, सिर्फ केमिकल शब्द का इस्तेमाल कर रहा है और मोसाद के चीफ से मिलने की गुजारिश कर रहा है, और वो भी बेहद ही अर्जेंट। मोसाद के चीफ ने जैसे ही सुना वो तुरंत लंदन जाने के लिए रवाना हो गए। रात 11 बजे तक वो लंदन पहुंच चुके थे। उनके सामने ये जासूस अशरफ मारवान खड़ा था। उसके पास कोई कागज़ नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, मगर जो वो बता रहा था उसे सुनकर मोसाद के चीफ हैरान हो गए। उसे प्लान का एक एक बिंदु याद था। सारे डिटेल मुँह ज़ुबानी उसकी ज़ुबान पर रटे हुए थे और वो पूरी योजना को बता रहा था कि कैसे कुछ ही वक्त के बाद इज़राइल पर अब तक का सबसे घातक अटैक होने जा रहा है। रात 2 बजे तक ये मीटिंग चली और इसके बाद इज़राइल एक्शन में आ गया। सुबह 4:30 बजे तक इज़राइल की उस समय की प्रधानमंत्री गोल्डा मायर और साथ में इज़राइल की पूरी लीडरशिप जाग चुकी थी। 9 बजते बजते हमले का जवाब देने की तैयारियां हो गई थीं और 10 बजते बजते यौम किप्पुर की जो छुट्टी पर इज़राइली सैनिक गए थे उनको वापस बुला लिया गया। यौम किप्पुर इज़राइल का सबसे बड़ा यहूदी पर्व है। इसे प्रायश्चित का पर्व कहते हैं, मगर सारे सैनिकों से कहा गया कि तत्काल छुट्टियां रद्द हो गई हैं, वे लौट आएँ, और इसके बाद अटैक शुरू किया गया। दरअसल इज़राइल को चौंकाने के लिए उसके पड़ोसी मिस्र और सीरिया ने एक बहुत ही ख़तरनाक प्लान बनाया था। उन्होंने प्लान बनाया था कि इज़राइल के छुट्टी के दिन जब सब कोई
एक धार्मिक अवकाश में लगा होगा, जुटा होगा, उसी समय इज़राइल पर अब तक का सबसे भयावह, सबसे ख़तरनाक हमला किया जाएगा। इसी अवकाश का नाम योम किप्पुर था। इस दिन दुकानें बंद रहती हैं, आवागमन बंद रहता है, ना रेडियो चलता है, ना टेलीविज़न, सब कुछ बंद रहता है। और ऐसे में मिस्र और सीरिया की सेनाओं ने बेहद ही घातक हथियारों के साथ इज़राइल पर एक साथ टू फ्रंट अटैक यानी कि दो मोर्चों से आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन बद्र। मिस्र की सेना स्वेज नहर को पार करने में कामयाब हो चुकी थी। वो एक किलेबंद रेत की दीवार पर कब्जा कर चुकी थी। शुरू में उसे सफलता मिल रही थी क्योंकि उसकी पूरी तैयारी थी और इज़राइल को कुछ ही वक्त पहले ये खबर मिली थी। ऐसा लग रहा था कि मिस्र एक बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है, मगर इज़राइल को ये प्लान पता चल चुका था और उसने 2 बख्तरबंद डिवीज़न तैनात कर दिए, जिसे देख करके मिस्र और सीरिया की सेना दंग रह गई। उनको अंदाज़ा नहीं था कि उनका मुकाबला इज़राइल की बख्तरबंद डिवीज़न से हो जाएगा। वो मान के बैठे थे कि पूरा मैदान साफ मिलेगा। इज़राइली सैनिक योम किप्पुर की छुट्टियों में अपने घर गए होंगे, मोर्चे पे कोई मिलेगा नहीं और पलक झपकते ही इज़राइल पर उनका कब्ज़ा हो जाएगा। मगर ये लड़ाई मिस्र और सीरिया दोनों को बहुत ही भारी पड़ी। इज़राइली सेनाएं सीरिया की राजधानी दमिश्क से 35 किलोमीटर भीतर तक पहुंच गईं और वो मिस्र और सीरिया की रक्षा पंक्तियों को भेदने में कामयाब हो गईं। इज़राइल को बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। अब लौटते हैं उसी जासूस की तरफ जिसने रात में अचानक से फ़ोन किया और इज़राइल को समय रहते आगाह कर दिया। आप सोचेंगे कि वो जासूस कौन था जिसे इतनी पुख्ता जानकारी थी। यकीनन वो जासूस मिस्र के किसी राजमहल से होगा या फिर किसी बहुत बड़े महकमे से जुड़ा होगा, जिसे इतनी एग्जैक्ट जानकारी थी कि मिस्र की सेनाएं कब, कहां से और कितनी बड़ी तादाद में और कौन सा हमला इज़राइल पर करने जा रही हैं। इस जासूस अशरफ मारवान ने साल 1970 में लंदन में मोसाद से संपर्क किया था। उसने अपनी इच्छा जताई थी कि वो मोसाद के लिए जासूसी करना चाहता है। सबसे बड़ी बात अब बताने जा रहे हैं। ये जो जासूस था, ये मिस्र का कोई मामूली नागरिक नहीं था, बल्कि वहाँ के राष्ट्रपति नासेर का दामाद था। नासेर मिस्र के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे और उनका दामाद मोसाद से मिल चुका था। उसकी अपनी वजहें थीं। जब उसने पहली बार मोसाद को फ़ोन किया और जानकारियाँ दी तो मोसाद उसका नाम सुनते ही सन्न रह गई। उसका नाम मोसाद ने पहले से ही सुन रखा था, मगर ऐसा व्यक्ति जो मिस्र के राष्ट्रपति का दामाद है, वो फ़ोन करके मोसाद से संपर्क करे और उसकी खातिर जासूसी करने की इच्छा जताए, ये उनके लिए यकीन करने से भी बहुत ज़्यादा परे था। मिस्र के सत्ता सिस्टम में उसकी पहुंच ना के बराबर हो गई थी और उसे उसके पद के मुताबिक न अधिकार दिए गए थे, न ही सत्ता में उसकी हिस्सेदारी थी। यही वजह थी कि उसके जहन में एक बात आ गई कि उसे मिस्र के राजा नासिर को उसके पद से उतार देना है और इज़राइल की मदद से सत्ता हथिया लेनी है। मोसाद और अशरफ मारवान का रिश्ता लगातार करीब होता गया। एक बार ऐसा भी हुआ जब अशरफ मारवान की पत्नी नाराज़ हो गई तो मोसाद ने उसको खुश करने के लिए हीरे की अंगूठी खरीद करके अशरफ मारवान को भेज दी। यानी इज़राइल किसी भी कीमत पर अपने इस एजेंट को खुश रखना चाहता था, चाहे उसकी कीमत हीरे की अंगूठी ही क्यों ना हो। साल 2007 में अशरफ मारवान की मौत हो गई। उसकी मौत लंदन में हुई, उसी लंदन में जहां वो एक रात मोसाद के चीफ से मिलने आया था और उसने इज़राइल पर हमले की सबसे ख़तरनाक योजना को मोसाद के सामने अक्षरशः बयान कर दिया था। ये साल 2007 था। अशरफ मारवान लंदन में रहस्यमय तौर पर मृत पाया गया। वो लंदन के अपने फ्लैट की 5वीं मंजिल से नीचे गिर गया था। इंग्लैंड की पुलिस ने जांच की, मगर कोई नतीजा सामने नहीं आया। मारवान के परिवार वाले कहते रहे कि हम निश्चिंत हैं कि ये हत्या है, ये मौत नहीं है। बाद में मोसाद को जानकारी मिली कि इस मर्डर में मिस्र का हाथ था। दरअसल उस रोज़
मारवान के कमरे में कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे। उन्होंने मारवान को दो ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन ये था कि या तो हम तुमको इस 5वीं मंजिल से धक्का दे देंगे या फिर तुम अपने आप कूद जाओ। तीसरा कोई विकल्प नहीं था। ऐसे में अशरफ मारवान ने अपने आप ही 5वीं बालकनी से ज़मीन पर कूदने का इरादा किया। उसकी मौत के बाद उसके शव को मिस्र में लाया गया, जहां पर हज़ारों लोगों की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इजराइल में आज भी अशरफ मारवान की कहानी बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है और इस बात को सभी याद करते हैं कि अगर उस रात इस एजेंट ने, जो मिस्र के राष्ट्रपति का दामाद था, अगर एक फ़ोन कॉल न किया होता तो इजराइल का वजूद हमेशा हमेशा के लिए ख़तरे में पड़ चुका होता। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।